morning everyone, student of class 11. So in this video, we're going to learn how to do journal entry. So there are some rules regarding journal entry. Actually, there are three types of account: real account, personal account, and nominal account. Real account is an account where real account we make for those things in the business which are real in nature. Example: building, land, machinery. जो भी चीज आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, सब होगा रियल अकाउंट. एंड आफ्टर दैट वी हैव सेकंड कैटेगरी. इन दैट सेकंड कैटेगरी वी हैव पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट वी मेक फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. दैट कैन बी योर क्रेडिटर, दैट कैन बी योर डेटर. क्रेडिटर क्या है, डेटर क्या है? क्रेडिटर मीन्स द पर्सन फ्रॉम whom you have purchased goods but you have not paid the money. Debtors are those person who have taken goods from you but they have not paid you money. So for those kind of person you make personal account for a particular person. And after that the last one is the nominal account. Nominal account is an account where you represent expenses and the incomes of the business. तो हर चीज एक ही चीज है, एक चीज आपको समझना है, या तो वो डेबिट होने वाला है या तो क्रेडिट होने वाला है, पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तीन रूल ऐसे होता नहीं है कोई एक रूल. उसके हम लोग को ट्रांजेक्शन समझ के हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं. इसमें कुछ हाथी घोड़ा नहीं है. ठीक है, फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ओनली वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन डिसाइड यस दिस थिंग गोइंग टू डेबिट एंड दिस थिंग विल गोइंग टू बी क्रेडिट. इसको आप समझने के लिए एक रूल है, वैसे नाम के लिए आप उसको भी याद कर सकते हो. एक रूल ये है कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन बिजनेस इज डेबिट, व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट. आपके बिजनेस में जब भी कोई चीज आएगा डेबिट होगा, जो भी बिजनेस से कोई चीज जाएगा वो होगा क्रेडिट. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 को ब्रेक करेंगे. रूल नंबर 2 में ऐसा है कि ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस. ये एक स्टैंडर्ड है. ठीक है सर, ये डेबिट क्यों होगा, सर ये क्रेडिट क्यों होगा? ये एक स्टैंडर्ड है क्योंकि हमारे पास दो साइड रहता है. एक होता है डेबिट और दूसरा रहता है क्रेडिट. तो एक चीज डेबिट में लिखना पड़ेगा, दूसरा चीज क्रेडिट में लिखना ही पड़ेगा. तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि जो भी एसेट होगा उसको हम लोग कहां से लिखेंगे, डेबिट से, और जो भी लायबिलिटीज रहने वाला है उसको लिखेंगे हम लोग क्रेडिट से. इसका और एक चीज आप समझे, जब भी कोई चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज एसेट बढ़ना है तो करना पड़ेगा डेबिट, एसेट को घटाना है करना पड़ेगा क्रेडिट. ये एक स्टैंडर्ड है. दूसरा है लायबिलिटीज की तरफ में देख लेते हैं. लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जितना क्रेडिट होगा उतना क्या लायबिलिटीज बढ़ेगा, जितना आप लायबिलिटीज को डेबिट करोगे उतना लायबिलिटीज डिक्रीज होगा. ये एक स्टैंडर्ड है. और उसके बाद लास्ट रूल ये है कि ऑल द एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिटेड. जितना भी एक्सपेंसेस लॉस होगा सबको करना है डेबिट. ऑल द इनकम्स विल गोइंग टू बी क्रेडिट. जो भी लॉस या एक्सपेंसेस होगा डेबिट करना पड़ेगा, जो भी इनकम्स होगा हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा. सिंपल. तो एंट्री नंबर 1 होगा बिजनेस स्टार्टेड. कौन से स्टार्टेड? बिजनेस स्टार्टेड. Entry. Capital account, debit to cash account. Entry गलत हो गया. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. क्यों ये होना चाहिए सवाल? तो सवाल ऐसा है, सवाल का जवाब ये है. देखिए क्या आ रहा है आपके बिजनेस में? कैश. व्हाटएवर द ट्रांजैक्शन इज देयर, ट्रांजैक्शन आपको बताता है वो कहां जाना है. ठीक है, तो कैश के एसेट है कि नहीं है? बिजनेस में क्या आ रहा है ना, एसेट आ रहा है, वो कैश है. व्हाट कम्स इन डेबिट, बिजनेस में क्या आ रहा है, एसेट आ रहा है, दैट इज कैश. कैश इज एन एसेट फॉर अस. कैश इज एन एसेट फॉर अस. क्यों एसेट बोल रहे हैं? एसेट का मतलब क्या? एसेट का मतलब वैल्यूएबल थिंग्स. कौन सा थिंग? वैल्यूएबल थिंग्स, महंगा चीज. कैश इटसेल्फ इज द सबसे महंगा चीज. वो आ रहा है मेरे बिजनेस में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है,
कैश तो डेबिट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस द सेम कैश विल बी व्हाट, कैपिटल. द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज व्हाट, कैपिटल. तो इसीलिए कैश अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है फर्स्ट एंट्री में. फर्स्ट एंट्री में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें नहीं होने का कोई बात नहीं है. भी आप लोग सोच रहे हैं 1 लाख वही तो है नहीं, कैपिटल कहां से है? बिकॉज फॉर यू इट इज कैश, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस द सेम मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर विल बी टर्म्ड एज कैपिटल. इसीलिए टू कैपिटल भी साथ में आना पड़ेगा. ये एंट्री फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस. उसके बाद हमने परचेज किया था सपोज. परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 30,000. Purchase account debit to cash. यहाँ आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो. Yes, it can be written. परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 30,000. मेरे बिजनेस में कोई चीज आया, उससे एक बार आएगा, बार बार आना पड़ेगा. क्यों आना पड़ेगा सर? क्योंकि सामान में, क्योंकि बिजनेस में सामान का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा. तो बार बार करना है कि नहीं करना आपको परचेज. यहाँ पर गुड्स नहीं लिख सकते, आप स्टॉक नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख रहे हम लोग? क्योंकि इसको एक अलग कैटेगरी में हम लोग डाल दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्या लिख रहे हैं? परचेज अकाउंट डेबिट. Here we have to think, yes, मेरे बिजनेस में कोई चीज खरीद के आ रहा है ना, what comes in debit बोला ना मैंने. तो परचेज करके आप सामान लेके आओगे, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट है. और ये परचेज करने की वजह से आपका कैश क्या है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है. मैंने इसके पहले रूल में बोला, जब भी एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, एसेट घटेगा क्रेडिट होगा. इसलिए कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है. तो इसीलिए हमने कैश कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है. यहाँ पर आपको कैश भी लिख सकते हो, टू बैंक भी लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली बोला नहीं है कि पेमेंट कहां से होगा. यू कैन राइट कैश ऑल्सो, यू कैन राइट बैंक ऑल्सो, बोथ विल बी राइट. और हम लोग प्रिफर करते हैं कैश लिखना. जब तक बैंक नहीं बोला जाएगा हम लोग कैश ही लिखेंगे. ठीक है. ये हुआ एंट्री नंबर 2. परचेज गुड्स फ्रॉम राम. एंट्री Ram account debit to forex. Purchase account debit to Ram account. राम से करते हैं एंट्री अलग. परचेज गुड्स फ्रॉम राम, द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू Ram account. अब ये चीज समझना है आपको. आपने सामान तो खरीदा ना, सेम चीज तो है, चलो हो रहा है. ये तो आने ही है, ये ऊपर वाला एंट्री तो आने ही है, क्योंकि परचेज तो परचेज है. पर यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है किसी पर्टिकुलर इंसान से हम लोग खरीदे, तो उस पर्टिकुलर इंसान का नाम भी तो लिखना पड़ेगा. सपोज इट इज 20,000. परचेज तो परचेज है. इसके पहले मैं आपने राम नहीं लिखा, राम के लिखा, बिकॉज हियर वी हैव डन क्रेडिट परचेज. सो कैसे समझ में आया क्रेडिट परचेज? जब भी ट्रांजेक्शन में बोला नहीं गया क्लियरली कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, पर वहां नाम मेंशन, क्या नाम से मेंशन होते हैं. So that you have to consider yourself also, because now you are in class 11, you have to be smart. आप स्मार्ट हो गए, नहीं चाहते हुए चाहते हुए, तो आपको खुद ही समझना है कि वो क्या है, क्रेडिट परचेज है. क्रेडिट परचेज में आपको नाम लिखना जरूरी रहता है. क्यों? क्योंकि उस इंसान को आपने पेमेंट किया है, तो पता तो चले वो परचेज कहां से हुआ है. क्यों बाद में? क्योंकि बाद में तो आपको देना पड़ेगा ना. इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिखना पड़ेगा. श्याम हो सकता है, ध्यान हो सकता है, जो नाम है वो लिखना पड़ेगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब सेल का समझ लेते हैं. सेल क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20,000. सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20,000. क्या? Cash account debit to sell account. तो
सेल होगा तो बिजनेस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कैश अकाउंट डेबिट तो आने ही है, और कैश क्यों आ रहा है? क्योंकि हो रहा है बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिट तो सेल क्यों आ रहा है? बिजनेस समझो, क्योंकि आप सेल करोगे कोई भी सामान बिक्री होगा, पैसा तो आ रहा है, पैसा पड़ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल हो रहा है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर टू स्टॉक अकाउंट या टू परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे सर? बिकॉज इट इज अ डिफरेंट थिंग ना, परचेज अलग होता है एंड सेलिंग इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ना, इसीलिए यहाँ पर टू परचेज नहीं लिखा है। आपको राम को देना है कितना? 20,000। आपने पेमेंट किया 19,000। फुल सेटलमेंट हो गया। क्या सेटलमेंट हो गया? फुल सेटलमेंट। एंट्री हो गई। देना कितना है? 20,000 हम लोग को देना था ना, आपने 19,000 खाली दिया। ठीक है, कितना में फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट मतलब और नहीं देना पड़ेगा। एंट्री क्या होगा? कहाँ पर थे? परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री 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 20,000 देना था, 19,000 में कहानी खत्म। बोलो 19,000 में सेटलमेंट हो गया, मतलब वो मान गया, राम मान गया। बोले राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। राम तो मान गया, पर इधर तो दिखाना पड़ेगा ना, राम को कितना देना था? 19,000। ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। और अब कैश पेमेंट कितना करें? 19,000 जो पेमेंट करे वो तो लिखना पड़ेगा ना। कैश अकाउंट कितना पेमेंट किया आपने? 19,000। 19,000 का पेमेंट किया। 20,000 देना था, 19,000 पेमेंट किया। 1,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपको? तो इधर फायदा तो नहीं, इसको प्रॉफिट तो नहीं लिख सकते, पर इधर क्या लिख सकते? डिस्काउंट अकाउंट। हाँ, आप लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड से लिख सकते हो, सही है। ठीक है, यहाँ आपको कैश सेल का एंट्री है ना। सोचो आपको किसी को पेमेंट, आपको पेमेंट मिला, ठीक है, किससे? कोई हरीश था, आपको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कितना पेमेंट कर रहा है? आप हरीश से पाते हो 30,000। कितना पाते हो? 30,000। पर वो आपको पेमेंट कर रहा है 25,000। उसको देना था कितना आपको? He is a debtor for me of ₹30,000। आप उससे पाते हो, कितना पाते हो? 30,000। और वो पेमेंट कर रहे हैं, 25,000। और आप फुल सेटलमेंट आप मान गए, बाकी पैसा नहीं चाहिए, छोड़ो, अपना ही भाई है, छोड़ो, 5,000 मत देना। एंट्री कैश अकाउंट दिया, हरीश अकाउंट, कैश अकाउंट दिया टू डिस्काउंट अकाउंट दिया एंड हरीश अकाउंट। बोलो बोलो। आपको मिलना था 30, पर 25 में हो गया, कहानी खत्म। मतलब आप मान गए, बाकी पैसा नहीं हो गया। आप बहुत अच्छे आदमी, आपने उसको डिस्काउंट दिया। एंट्री एंट्री कैश अकाउंट डेबिट एंड 5,000 अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट 5,000। बोल। बिकॉज हरीश इज ऑलरेडी डेबिटेड, उसको वापस डेबिट करोगे तुम। हरीश कहाँ है? हरीश को तो बंद करना है, हरीश डेबिट में है, तो बंद करने के लिए हरीश को कहाँ है? क्रेडिट में। तू हरीश लिख दिया मैंने, कितना? 40,000। उसको तो बंद करना पड़ेगा ना। आप छोड़ रहे हो तो छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, और उसका तो 30 का 30 रहने वाला। वो पेमेंट कितना कर रहा है आपको?
25,000 जितना पेमेंट करा उतना तो लिखिएगा ना आप लोग। कैश अकाउंट 25,000 हो गया 25। 30,000 देना, 30,000 मिलना था पर मिल रहा है सिर्फ 25,000। 5,000 को आपको लॉस नहीं है, लॉस है, इधर लॉस नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे डिस्काउंट आप उसको दे रहे हो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डेबिट 5,000 इधर है इधर, ठीक है ना। आगे कुछ और दिखाने वाला इतना ओके। अब सोचो कोई इंसान से 20,000 रुपये मिलना था, कितना 1000 रुपये मिलना था आपको मिलना था उससे, ठीक है, मतलब सेल हुआ है। क्या सेल हुआ है? क्रेडिट सेल हुआ है। तो क्रेडिट सेल में इसका नाम बोल देते हैं कोई रामेश शंकर, इसका नाम है शंकर लेसन, ठीक है। तो आपने एंट्री क्या हो गया होगा? शंकर अकाउंट डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल का एंट्री है ना, शंकर अकाउंट डेबिट टू सेल। शंकर से मिलना है कितना? 20,000। शंकर इंसॉल्वेंट हो गया। क्या सॉल्वेंट हो गया? इंस्टॉलमेंट इंसॉल्वेंट मतलब वो पानी में नहीं मिल पाएगा सर, नहीं, वो कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल। शिवाजी का बॉस हो चुके हैं बेचारा, ठीक है, पर वो पेमेंट कर रहा है, पर वो पेमेंट कर रहा है। कितना पेमेंट? वो पेमेंट का ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलेगा कितना करेगा, ठीक है, क्योंकि अब उसको शर्म आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको देना था 20,000 तो वो नहीं दे पाएगा, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलता है कभी, वो इनडायरेक्टली बोलेगा। कैसे बोलेगा? वो बोलेगा मैं 1 रुपया अगर पाता था तुमको, तुम अगर मुझसे 1 रुपया पाते थे तो मैं उसका 50 पैसा खाली दे पाऊंगा। Because he has become insolvent, you are not going to say directly that I am going to pay you this much amount या that much amount. कहीं बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसे शर्म आ जाए, 20,000 को डायरेक्टली नहीं दे पाएगा। तो वो अब क्या बोलेगा? वो अब ऐसे बोलेगा कि अगर आप मुझसे 1 रुपया पा रहे थे तो मैं आपको 50 पैसे दे पाऊंगा। तो उस हिसाब से आपको अभी कितना मिलेगा? 8,000। कहानी समझ में आ रहा है तो बहुत मजा है। जल्दी है। हाँ सर, बहुत ही कहानी है ये, 20,000 मिलना था शंकर से, शंकर हो गया इंसॉल्वेंट बेचारा, रोटी कपड़ा मकान में चला गया, बिकम इंसॉल्वेंट, गरीब हो गया बेचारा, रोड पर आ गया। क्या करेगा? पर वो रोड पे तो आया है, पर उसका भी थोड़ा डिग्निटी है, उसका भी मन में इंसानियत नाम कुछ चीज है। वो अब क्या बोल रहे हैं? देखो, मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल पाऊंगा मैं कितना दे पाऊंगा, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मुझसे आप 1 रुपया अगर पाते थे तो मैं आपको कितना दे पाऊंगा? 50 पैसा इन रुपये दे पाऊंगा। तो कितना मिलेगा आपको? स्टोरी है 20,000 पाना था शंकर से, शंकर हो गया कंगाल, शिवाजी द बॉस। तो 1 रुपया तुमको, अगर वो तो कंगाल हो गया ना, तो जब आदमी भिखारी हो जाता है तो डायरेक्टली थोड़े बन जाएगा। तो कहानी बोल रहा है, कहानी वो ऐसा बोल रहा है कि अगर आप मुझसे 1 रुपया पाते थे तो मैं आपको 50 पैसे सिर्फ दे पाऊंगा, तो आपको मिलेगा कितना? 10,000। क्लियर? एंट्री क्या होगा? 10,000 तो मिलेगा, बाकी का 10,000 आपको भी मिलने वाला है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट बैड डेट। ये है आपका एंट्री। कैसे हो रहा है ये समझना पड़ेगा इसको। देखो, कैश अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर 10,000। क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 रुपया में 50 पैसा ना, मतलब 20,000 में कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 9 से 50 देयर, दैट इज 10,000। 10,000 तो वो आपको दे पा रहा है। कितना में दे पा रहा है? 20 पे 10,000 सिर्फ मिलेगा। ये 10,000 आप छोड़ रहे हो, ये तो कंडीशन ऐसा आ गया कि आपको छोड़ना पड़ रहा है। अगर आप छोड़ दे तो आप यहाँ लिखिए डिस्काउंट, क्योंकि दैट मीन्स नो थिंग। आप उसको दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो डिस्काउंट, पर यहाँ आप ऑफर कर रहे हो उसको
आपने उसको बोला भिखारी तो कंडीशन ऐसा आ गया कि हालात, तो इसीलिए ये बैड डेट्स रीडिंग है। बैड डेट्स क्या होता है सर? बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो डूब चुके हैं, जो पैसा अब आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप क्या लिखते हो? एनी डाउट प्लीज पूछ सकते हो सिर्फ डाउट। चलो, प्रोप्राइटर withdraw goods from business. Proprietor withdraw goods from business. Drawing account debit to purchase. ओनर ने क्या निकाला? ओनर ने पैसा निकाला, गुड्स निकाला। क्या निकाला? और गुड्स तो कभी खरीदा होगा ना। खरीदा मतलब क्या? परचेज किया कि नहीं किया? तो इसलिए क्या हो जाएगा? Drawing account debit. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट। अमाउंट बोल रहे हैं, अमाउंट तो चाहिए नहीं, मैं एंटी खर्च समझा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। Withdraw cash from business from the owner for personal use. Withdraw cash from business by the owner for personal use. Entry. Drawing account debit to cash account. Drawing account debit to cash account. Simple है. Moving on next. Payment to third party. Payment to third party for his personal loan. Entry. ओनर पेमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी, पर्सनल लोन है उसका। एंट्री। Drawing account debit to cash account. वो वही बात है, घूम फिर के घुमा के बोलते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि है बात तो एक ही है। इनकम टैक्स पेड बाय द ओनर। ये एंट्री नहीं किया है तो पूछना। Sir, बैंक का बिजनेस का ये तो सवाल है, कहाँ से बिजनेस का ये पर्सनल वही तो सोचो। क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो कैसे होगा? सोचो कहानी तो ये। इनकम टैक्स पेड बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस। सोचो जरा, सोचो। Tax account debit. एंट्री सोचो। टैक्स अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे। एंट्री। इनकम टैक्स मतलब, इनकम टैक्स का मतलब यस। ना प्रॉफिट से पैसा देखो। सोचो। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला कि बिजनेस को टैक्स दे। अगर बिजनेस को टैक्स देना पड़ता, सेल्स टैक्स पेमेंट कर देते। अगर हम लोग सेल्स टैक्स पेमेंट करते तो एंट्री होता सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्च है, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, कैश घट रहा है टू कैश अकाउंट। वेजेस पेड एंट्री बहुत ही इजी। प्रीपेड वेजेस ₹2000 एंट्री। वेजेस अकाउंट डेबिट का एंट्री, वेजेस पेड का एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रीपेड वेजेस एंट्री, Prepaid wages account debit to cash account. प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। केला शेष। इंश्योरेंस प्रीमियम सर टू वेजेस अकाउंट क्यों? सर प्रीपेड हो जाएगा। अब वेजेस हम नहीं लिखेंगे, ये प्रीपेड होगी, मतलब कि ये एसेट में जाएगा। आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो इसलिए वो वेजेस को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा और प्रीपेड वेजेस लगाना पड़ेगा ताकि वो एसेट में जाए और एसेट में बैठे। हाँ, आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं उसमें। आउटस्टैंडिंग वेजेस है। क्या वेजेस है? Outstanding wages. एंट्री। Wages account debit to outstanding wages.
वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्यों आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट? क्योंकि अब तक हम लोग ने वेजेस दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चा जो अब तक पेमेंट, तो हियर वी हैव टू क्रिएट अ लायबिलिटी, हियर वी हैव टू क्रिएट अ लायबिलिटी। इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ताकि वो कहाँ जाए, लायबिलिटीज में जाए और बाद में उसका पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और क्या है, परचेज मशीनरी एंट्री, टाइपराइटर परचेज एंट्री। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टाइपराइटर एंट्री 1, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टाइपराइटर एंट्री। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मतलब वो खर्चा जिससे कोई चीज घटाएंगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट एन एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है? चार्ज अगेंस्ट एन एसेट, मतलब वो अगर वो हम लोग लगाएंगे, वो हम लोग लिखेंगे तो वो एसेट का दाम घट जाएगा। तो मैंने बोला टाइपराइटर का दाम घटाओ, तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर अकाउंट। मशीन के ऊपर होता तो डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर होता तो ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं ना, उसको बाद में ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि वेजेस, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करता खर्चा, ऐसे तो लिखने हम लोग एक बार लिखते हैं ना, और एक बार लिखना पड़ेगा। जब हम लोग प्रॉपर अकाउंट्स बनाएंगे ना, और एक बार और एक एंट्री करना पड़ेगा, तो लास्ट में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट टू प्रॉफिट टू जो भी खर्चा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जाएगा, और जो भी खर्चा है वो सारा को क्रेडिट करना पड़ता है वो लास्ट में। ठीक है, अभी इतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है।